Hello everyone, my name is Rakshit Sharma and welcome to J&K Competitive Channel. I hope everyone is doing okay. आज हमने करंट अफेयर कौन से मंथ के करने हैं? सितंबर महीने के। तो उससे पहले मैं बोलना चाहूँगा कि डिस्क्रिप्शन में नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। तो उस डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम का लिंक है उसमें आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे, करंट अफेयर से लेके हर किसी के जो भी हम यहाँ पे क्लासेस लगाते हैं उन सब के तो आपको नोट्स मिलेंगे ही मिलेंगे। साथ में आपको हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, ड्रेनेज सिस्टम के मिल जाएंगे, आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और उनकी जो रिपोर्ट्स आई हुई हैं बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में आपको मिल जाएंगे, नेशनल पार्क्स के आपको मिल जाएंगे और आपको मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो आने वाली हैं सबके आपको क्या मिल जाएंगे वहाँ पे हैंड रिटन नोट्स जो मैंने खुद क्या किए हुए हैं बना के उधर अपलोड किए हुए हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट ना किए हुए शुरू करते हैं करंट अफेयर्स सितंबर महीने के। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चल रही है। क्यों? क्योंकि इसमें ना कंट्री जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारी चाइना भी इसमें आ जाती है, देख सकते हो आप जैसे मेंबर्स लिखे हुए आपको। चाइना होगी इंपॉर्टेंट मेंबर, रशिया होगी है, इंडिया है, पाकिस्तान है और इस टाइम ईरान भी क्या चल रही है, रडार में चल रही है, किसके अमेरिका में चल रही है। तो ऑब्वियस सी बात है ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इंडिया के लिए ये जो सेंट्रल एशियन कंट्री हैं ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए हमारे लिए शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की हो जाती है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये 9 की 9 कंट्रीज़ का पता होना चाहिए कि कौन सी कंट्री शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में है या नहीं है। अगर आपने एशिया का मैप अगर आपने याद रखा हुआ है, अगर आपको पता है कि एशिया के मैप में कौन सी कंट्री कहाँ पे है, तो आपके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये काफ़ी ज़्यादा आपके लिए सिंपल रहेगा। जैसे अगर यहाँ पे इंडिया है, ये जम्मू कश्मीर रीजन हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता है यहाँ पे चाइना है, देखना सिर्फ इसी रीजन में सबके सब कंट्रीज आ जाएंगी। यहाँ में हमें पता है कौन है, पाकिस्तान है। इधर यहाँ पे कौन है, अफगानिस्तान है, लेकिन अफगानिस्तान को यहाँ पे छोड़ देते हैं, वो नहीं रहेगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा जाता है कौन सा, तजिकिस्तान, ठीक है। इसके ऊपर हमारा कौन सा आ जाता है, किर्गिस्तान, ये हो गया, ये तजिकिस्तान हो गया। उसके बाद हमारा यहाँ पे हो जाता है कौन सा, कजाकिस्तान, ठीक है। हमारा यहाँ पे कजाकिस्तान है, यहाँ नीचे हमारा उज्बेकिस्तान है और यहाँ पे हमारा क्या है, ईरान पाकिस्तान के जो इस तरफ क्या होता है, ज्वाइन करता है उसको। तो ये सभी कंट्रीज कौन सी हो जाती हैं, अगर आपको सिर्फ इसी कंट्री के बारे में, और ऊपर यहाँ पे हमारा पोर्शन कौन सा जाता है, रशियन पोर्शन आ जाता है। तो अगर आपको किसके बारे में पता है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको एशिया के मैप के बारे में पता है तो ये चीज़ आपके लिए ज़्यादा उतनी ज़्यादा मुश्किल रहने वाली नहीं है, ये आपको आराम से हो जाएगा कि कौन कौन सी कंट्रीज फॉल करती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, इसकी 22nd मीटिंग हुई थी और आपको सिर्फ याद रखना कहाँ पे थी, समरकंड में हुई थी और वो कहाँ पे है, उज्बेकिस्तान में है, क्योंकि उज्बेकिस्तान वन ऑफ द क्या है, उसका पार्टनर है, तो वहाँ पे उसकी मीटिंग हुई थी। और इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है ये, क्यों? क्योंकि जो नेक्स्ट 2023 की होने वाली है वो कहाँ पे होने वाली है, इंडिया में होने वाली है। इसलिए ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। आपसे पूछ सकते हैं कि बताओ कि 22nd, या फिर पूछ सकते हैं आपकी कहाँ पे हुई है, या फिर आपसे ये पूछ सकते हैं कि 23 में कहाँ होने वाली है और उसको होस्ट कौन करेगा, और एट द सेम टाइम उसकी प्रेसिडेंसी कौन लेगा, उसकी प्रेसिडेंसी होल्ड कौन करने वाला है, इंडिया के पास होने वाली है वो। और उन्हें 2023 में जब करने वाले हमारी वो क्या, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ पे वो करने वाले हमारे समिट रखने वाले हैं। और उन्होंने क्या किया, इंडिया की एक सिटी है जिसका नाम है वाराणसी, उसको डिक्लेयर किया उन्होंने क्या, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन टूरिज्म एंड कल्चरल साइट फॉर 2022 एंड 23। तो आपसे ये क्वेश्चन भी इससे पूछ सकते हैं कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने कौन सी हमारी सिटी है इंडिया की जिसको रखा हुआ है टूरिज्म एंड कल्चर साइट रखा हुआ है, वो वाराणसी होगी। और जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट हुई है ना वो क्या हुई है कि रिसेंटली ईरान उसका पहले मेंबर नहीं था, वो रिसेंटली ऐड किया गया किसमें, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में। इंडिया ने कब एडिशन हुआ था इसका, 2017 में। और एट द सेम टाइम पाकिस्तान का भी कब हुआ था, 2017। उससे पहले ये 3 कंट्रियां शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर नहीं थी। तो आई थिंक इतना काफ़ी आपके लिए, आपको ज़्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ थोड़ा थोड़ा चीज़ के बारे में पता चाहिए, कहाँ पे किसकी मीटिंग हो रही है, ठीक है। अगर इंडिया के रिलेटेड कुछ है तो वो आपको पता होना चाहिए। मुझे नाम पक्का याद रख लेना उनके, क्योंकि इसमें आपको 2 हेल्प हो जाएंगी, एक आपको ये पता चल जाएगा मेंबर्स कौन है, और एट द सेम टाइम आपको और क्या पता चल सकता है कि हमारी जो साउथ एशिया की जो कंट्रीज़ है वो कहाँ फॉल करती है, क्योंकि आपको मैपिंग के क्वेश्चन भी आते हैं कि ईरान कहाँ फॉल करता है, मालदीव्स कहाँ फॉल करता है, इस तरीके से आपको वो भी याद रख सकता है। फिर देखो आपका पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, ये आपका किस
इकोनॉमिक पोर्शन के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्यों? आपको इकोनॉमिक पोर्शन जो है आपका वो बहुत ज़्यादा डायनामिक पोर्शन है। वहाँ पे ना स्टैटिक पोर्शन से आपको कुछ नहीं आने वाला। आपको मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन कहाँ से आने वाले हैं? डायनामिक पोर्शन से, जो चेंज होते हैं, जो करंट्स में आते रहते हैं। क्योंकि आपने लास्ट वाला एग्जाम भी देखा था, यहीं से आते। जो पीरियोडिक लेवल फोर्स सर्वे है उसको लॉन्च कब किया गया था? 2017 में। और उसको निकालता कौन है? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ठीक है। किस मिनिस्ट्री के अंडर है वो? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड इम्प्लीमेंटेशन। इसी के अंडर आपसे वो 3 क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि लॉन्च कब हुआ था, कौन इसको लॉन्च करता है, उसको पब्लिश करता है, और किस मिनिस्ट्री के अंडर वो फॉल करता है। 3 चीजें। जो इंडिया की हेडलाइन अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट है, देखो वो ना 7.6। कब? इन दी क्वार्टर एंडिंग विद द जून। जब हमारा, आपको पता है, जो हमारा पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है ना, ये बेसिकली आया क्यों था? क्योंकि हमने देखा कि जो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट डाटा आता था वो ईयरली टू ईयरली बेसिस आता था, जब 5 ईयर के बेसिस में आता था। हमने बोला कि हमें अगर पता चल जाता है कि हमारी यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, तो हमें उसको जल्दी क्विक एक्शन लेनी चाहिए, क्योंकि 5 ईयर बाद अगर हम एक्शन लेंगे तो वो ठीक नहीं रहेगा। तो हमने क्या किया? पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे लाया, ताकि हर 3 महीने बाद, 3 मंथ की विंडो के अंदर हमें क्या मिल जाए? अपडेट मिल जाए। और अगर हमें कभी लग रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, तो हम उसके लिए क्या कर सकें? स्टेप उठा सकें उसको कम करने के लिए। तो उन्होंने बोला कि जो सेकंड क्वार्टर है हमारा, जून तक, क्योंकि आपको फर्स्ट कौन सा आ गया? जनवरी, फरवरी, मार्च, ये फर्स्ट क्वार्टर हो गया। सेकंड क्वार्टर हमारा कौन सा हो गया? अप्रैल, मई, जून। ठीक है। जून में क्या हुआ कि 7.6 हमारी लोएस्ट चल रही है, क्या सॉरी, हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट चल रही है। कितने ईयर में? लास्ट 4 ईयर में। एस्टिमेटेड की एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट इंडिकेटर्स इन अ शॉर्ट टाइम, देखो कितने इंटरवल में देखता है वो? 3 मंथ के। फॉर अर्बन एरियाज ओनली, सिर्फ अर्बन एरिया का चेक करता है, यहाँ पे लेबर रूरल एरिया के बारे में चेक नहीं करता है। आपको ये पता होना चाहिए। अगर वहाँ पे क्वेश्चन कभी आ गया कि ये रूरल एरिया के बारे में नहीं, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे वो किसके बारे में? सिर्फ अर्बन एरिया के बारे में वो क्या करता है? बताता है। और किस में बताता है? करंटली वीकली स्टेटस। करंटली वीकली स्टेटस क्या हो गया? वो चेक करते हैं कि लास्ट जो 1 वीक का अगर हम टाइम ले लें, ठीक है, क्या किसी इंसान को जो क्या चाहता था, काम ढूंढ रहा था। ऐसा नहीं है कि आप घर में लेटे हो तो आप अनएम्प्लॉयड हो तो आप बोलेंगे हाँ क्या करते हो, इनको अनएम्प्लॉयमेंट डाल दो। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपको काम चाहिए, आप काम ढूंढ रहे हो और फिर भी आपको काम नहीं मिल रहा है, तो आप अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में आते हो। तो इधर वीकली स्टेटस क्या हो गया कि अगर आपको पिछले 1 हफ्ते में 1 घंटा भी काम करने के लिए नहीं मिला है, 1 आवर काम करने के लिए भी नहीं मिला है, उसे हम क्या कहते हैं? करंट वीकली स्टेटस। और वो हर 3 महीने के बेसिस में दिया जाता है, क्या? पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। अगर आपको यहाँ पे कोई बोल दे 6 मंथ के बेसिस में दिया जाता है, या 1 ईयर के बेसिस में दिया जाता है, या 5 ईयर के बेसिस में दिया जाता है, ऐसा नहीं होता। वो हर 3 महीने के बेसिस में दिया। फिर देखो ये चीता रीइंट्रोडक्शन, ये काफ़ी ज़्यादा टॉपिक, हॉट टॉपिक है, क्योंकि ये पिछले दिन काफ़ी न्यूज़ में भी काफ़ी ज़्यादा रहा था। तो इसके बारे में आपको जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो आपको पता होनी चाहिए। लाइक क्या? ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम प्रोजेक्ट में कौन सा प्रोजेक्ट जो चीता है ना, उसके अंडर ही आ रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है। दूसरा क्या रहा है कि कितने चीता को लाया गया? 8 वाइल्ड अफ्रीकन चीतास। देखो, एशियन चीता नहीं लाएंगे, अफ्रीकन, क्योंकि 2 टाइप के चीता होते हैं, एक होता है एशियन चीता और एक होता है हमारा कौन सा? अफ्रीकन चीता। तो हमने कहाँ से लाया है? अफ्रीका से। और कितने लाए? 8। और 8 में से 5 कौन है? फीमेल है, और 3 है मेल। ऑब्वियसली बात है कि वो क्या करेंगे? 5 फीमेल ही लाएंगे। अगर आपको कभी भूल जाए 8 में से 5 फीमेल थी या 3 मेल थे, आपको याद रखना चाहिए कि रिप्रोडक्शन करके ज़्यादा क्या होगा? फीमेल क्या कर सकती हैं? पॉपुलेशन को ज़्यादा इंक्रीज कर सकती हैं। तभी उन्होंने क्या रखा है कि ज़्यादा क्या होनी चाहिए? फीमेल्स होनी। किस कंट्री से लाया? ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। ये जो अफ्रीका की कंट्री है नमीबिया, उस कंट्री से हमने क्या किए? ये 5 चीते लाए हुए हैं। और हमने इंट्रोडक्शन को कहाँ पे कराई है? हमने किस नेशनल पार्क में आपने रखा है उन्हें? कूनो नेशनल पार्क। और कूनो नेशनल पार्क है कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये एक लाइन, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसको अच्छी तरीके से पढ़ लेना। क्या? ये 8 वाइल्ड अफ्रीकन चीतास लाए, जिनमें से 5 फीमेल हैं, 3 मेल्स हैं। लाए कहाँ से? नमीबिया से। इंट्रोड्यूस कहाँ किए गए? कूनो नेशनल पार्क में। और कूनो नेशनल पार्क कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। इससे आपको काफ़ी क्वेश्चन। अब देखो, एशिया चीता वेंट एक्सटिंक्ट इन इंडिया। कब इंडिया में एक्सटिंक्ट हो चुके हैं? अब एशिया चीता इंडिया में है ही नहीं। ठीक है। और कब हुए थे? 1947 में एक्सटिंक्ट हो गए थे। एंड अबाउट 100 ऑफ देम आर फाउंड इन ईरान ओनली। और एशियाटिक चीता जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ ईरान में ही मिलता है। और ईरान में भी सिर्फ उसकी पॉपुलेशन कितनी है? सिर्फ 100। अगर वो सिर्फ ईरान में ही मिलता है पूरे एशिया का जो चीता है, और एट द सेम टाइम सिर्फ 100 ही बचे हुए हैं,
तो एशियाटिक चीता का IUCN स्टेटस क्या होगा? क्रिटिकली एंडेंजर्ड, ठीक है। बट ऑन दी अदर हैंड जो अफ्रीकन चीता है उसका क्रिटिकल IUCN स्टेटस क्या है? वल्नरेबल, मतलब इसको उतनी ज्यादा क्या प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं, बट फिर भी धन अगेन वल्नरेबल है तो प्रोटेक्शन उसको मिलेगी। देखो, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी इज द नोडल एजेंसी authorized by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for funding, supervision and handling of the project. किस अथॉरिटी के अंडर उसको मिला हुआ है? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी को क्या मिला हुआ है? उनको अथॉराइज किया गया कि आपको हैंडल करना है। अगर वहां पे उन्होंने लिख दिया नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, आपके दिमाग में चल रहा होगा कि चीता री इंट्रोड्यूस किए तो मे बी चीता नेशनल चीता कंजर्वेशन अथॉरिटी होगी। ऐसा कुछ नहीं है, टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के अंदर ही आता है। और ऊपर से ना उन्होंने अगर पूछा कि हमने अभी लेटेस्ट कोई नबीबिया से कोई एनिमल लाए हुए, कौन सा एनिमल आया, अगर वहां पर उन्होंने लेपर्ड लिख दिया ना तो गलती मत कर देना, चीता ही याद रखना। लेपर्ड नहीं लाया हमने, हमने चीता लाया हुआ है, ठीक है। जहां से भी आपको क्या कर सकते हैं, अगर कोई अच्छा क्वेश्चन डालने वाला, वैसे ये बेवकूफों कितना क्वेश्चन डाल देंगे, अगर कोई दिमाग वाला इंसान वहां बैठा है जो आपको कंफ्यूज करना चाहता है ऐसे क्वेश्चन डाल के, वो डाल सकता है, वो तो बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए, क्या लेपर्ड डाल दें। देखो, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, ये हमारे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्विस आते रहते हैं और उनके बारे में वो क्या करते रहते हैं, बताते रहते हैं हमें क्या करना चाहिए, फैमिली प्लानिंग कैसे करनी चाहिए, कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इन सब चीज़ों के सेक्स रेशियो हमारी कितनी है, इन सब चीज़ों के बारे में बताता है। तो लेटेस्ट अपडेट क्या हुआ है? लेटेस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल वो रिलीज कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ये आपको पता होना चाहिए, मिनिस्ट्री 100% आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या है, इंडिया में ना पॉजिटिव सेक्स रेशियो आया फॉर द फर्स्ट टाइम, कितने? 1020 फीमेल पर 1000 मेल, इसलिए ये आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट टाइम क्या है? पॉजिटिव सेक्स रेशियो। वो जो पॉजिटिव सेक्स रेशियो आई है, क्या वो सभी जगह आई है? नहीं, कुछ ऐसे एरिया अभी भी हैं, कुछ ऐसे स्टेट्स और यूटीज ऐसे भी हैं जहां पे अभी भी नेगेटिव सेक्स रेशियो चल रही है। वो सिर्फ नेगेटिव भी नहीं, लेस देन 950 चल रही है, ठीक है। अगर 999 हो ना तो वो भी नेगेटिव में आ जाता है, क्योंकि 1000 के मुकाबले नहीं है वो, इधर 950 से भी कम है। किस में कम है? JNK में हमारे कम है, पंजाब एरिया में कम है, हरियाणा में कम है, दिल्ली में कम, ठीक है। आपसे पूछ सकते हैं चीज भी। और टोटल फर्टिलिटी रेट डिक्लाइन फ्रॉम 2.2 टू 2, कितना हो गया फर्टिलिटी रेट? देखो, टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होता है कि हम रिप्रोड्यूस कितने करते हैं, जो नॉर्मल रिप्लेसमेंट लेवल होता है ना फर्टिलिटी रेट का, वो कितना होता है? 2.1%। अगर आपके 2.1% आपके बर्थ हो रहे हैं आगे, तो आपका नॉर्मल जितना पैदा कर रहे हो उतने ही डेथ होती जा रही है, तो उसको क्या कहते हैं? नॉर्मल रिप्लेसमेंट रेट, ठीक है। अगर इससे कम हो जाए तो आपकी पॉपुलेशन कम होनी शुरू हो जाती है, इससे ज़्यादा हो जाए तो आपकी पॉपुलेशन बढ़नी शुरू हो जाती है। तो हमारी अब जाके क्या हुई है? 2.2 से 2 में आई है। अभी भी हमारी जो किस कुछ 5 स्टेट ऐसी हैं जिसमें क्या हो गया, वो 2.1 से ज़्यादा है, इस रिप्लेसमेंट लेवल से वो क्या है? ज़्यादा है। और वो कौन कौन सी हैं? बिहार, मेघालय, मणिपुर, झारखंड, यूपी। आप सिर्फ एक दिमाग में एक चीज़ याद रखना, जो हमारी ना साउथर्न स्टेट है ना इंडिया की, आप याद रखना कि वहाँ पर क्या हो रहा है, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से क्या किया हुआ है, मेंटेन रखा हुआ है कि हमारा पॉपुलेशन कंट्रोल उन्होंने अच्छी तरीके से मेंटेन रखी हुई है। और यहाँ की जो पॉपुलेशन है ना वो अब ओल्ड हो रही है, लेकिन हमारी जो यहाँ पे स्टेट हैं, जो हमारी हिंदी स्पीकिंग स्टेट होगी, जैसे यूपी होगी, बिहार होगी है, छत्तीसगढ़ होगी है, झारखंड होगी है, राजस्थान होगी है, ये हिंदी बेल्ट जो है इसकी पॉपुलेशन अभी यंग है, क्योंकि इनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। अब आप यहीं पे देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है बिहार लिखा हुआ है, झारखंड लिखा हुआ है, यूपी लिखा हुआ है, इन सब में जब 2.1 लेवल से ज़्यादा है तो ऑब्वियसली बात है इनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। फिर बात आती है किसकी? INS विक्रांत की। वो अभी लेटेस्ट क्या हुआ है, हमने क्या किया, एक एयरक्राफ्ट कैरियर। एयरक्राफ्ट कैरियर क्या होता है? ये समुंदर में उन्होंने क्या किया हुआ है, एक तरीके का एक बेड़ा, नहीं कहते बेड़ा, जहां से टेक ऑफ करते हैं कौन? हमारे फाइटर प्लेन्स टेक ऑफ करते हैं, जहां से हम क्या करते हैं, कोई भी मिशन क्या कर सकते हैं, चला सकते हैं। और वो बेड़ा छोटा नहीं होता है, एटलीस्ट आप मान सकते हो कि INS विक्रांत का मिनिमम 600 मीटर के आसपास उसकी लेंथ होगी, एटलीस्ट उसकी 60 मीटर के आसपास उसकी हाइट होगी, इतनी ज़्यादा क्या है। और उसका मिनिमम ही ना 5000 टन के आसपास उसका वेट होगा, ये इतना बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है। तो ये हमने फर्स्ट टाइम INS विक्रांत, अगर आपसे पूछें कि हम हमने अभी एक लेटेस्ट एयरक्राफ्ट कैरियर जो किया है, हमने कमीशन किया हुआ है, वो कौन है?
INS विक्रांत। और सिर्फ यही बात नहीं है, जो सबसे प्राउड बात है, जो सबसे अच्छी बात है वो क्या है कि इंडिजीनियस है। हमने इसको इंडिया में बनाया हुआ है। ठीक है, इंडिजीनियस क्या हो गया कि इंडिया का जो फर्स्ट इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर कमीशन बाय प्राइम मिनिस्टर। कहाँ पे किया उसको? कोची में। आपसे ये भी पूछ सकते हैं किस जगह उन्होंने क्या किया है, कमीशन किया उसको, तो आपको कोची क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या, इंडिजीनियस। अप्रोक्सीमेटली आई थिंक 75% ऑफ इसमें जितने भी कंपोनेंट यूज हुए हैं वो कहाँ से, इंडिया से। देखो, was also the first aircraft carrier bought from UK in 1961 and decommissioned in 1997। देखो, इंडिया के पास जो फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर आया था ना, जो हमने किससे खरीदा था, हमने खरीदा था यूके से। उसका नाम भी हमने क्या रखा था, INS विक्रांत। लेकिन वो 1997 में क्या हो गया था, डिकमीशन हो गया था। उसके बाद हमने उसको यूज करना नहीं छोड़ दिया था। लेकिन अब हमने जो नया इंडिजीनियस लाया, जो हमने खुद बनाया, उसको भी हमने क्या नाम दिया, INS विक्रांत के नाम दिया हुआ है। और इंडिया के पास ना इसके अलावा एक और है हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर हमारे पास अभी भी है। और वो कौन सा है, ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट कैरियर कौन सा है, INS विक्रमादित्य। लेकिन ये विक्रमादित्य जो है ये हमने नहीं बनाया हुआ है, ये इंडिजीनियस नहीं है। इसने पहले सर्व किसको किया है, अर्स्टवाइल सोवियत, जो हमारी सोवियत यूनियन होती थी रशिया को, उसको उन्होंने किया हुआ है। और इंडिया के पास कब आया, 2013 में। विक्रमादित्य हमने रशिया से कब खरीदा, 2013। लेकिन जो INS विक्रांत है ये हमने खुद बनाया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। देखो, मिखेल गोर्बेचर, ये एक पर्सन है जो कौन है, फॉर्मर सोवियत प्रेसिडेंट। जो सोवियत यूनियन जब थी तो उसके प्रेसिडेंट हुआ करते थे, ये रिसेंटली उनकी डेथ हो गई है। अभी ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों जाते हैं, इसलिए हो जाते हैं कि वाज द लीडर ऑफ सोवियत यूनियन फ्रॉम 1985 टिल इट्स कोलैप्स। आपको पता है कि USSR का कोलैप्स कब हुआ था, 1991 के आसपास हुआ था। वॉन नोबेल प्राइज, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसने नोबेल प्राइज मिला था। क्यों, फॉर न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट एग्रीमेंट विद द US। उसने क्या किया था कि बहुत ज्यादा एफर्ट लगाए थे, क्या कि हमारे जितने भी न्यूक्लियर, क्योंकि आपको पता है कि कोल्ड वॉर में क्या था कि आर्म रेस लगी हुई थी कि कौन कितने ज्यादा क्या कर सकता है, न्यूक्लियर अपना आर्सेनल बढ़ा सकता है। लेकिन उन्होंने क्या किया था, गोर्बेचर ने, उन्होंने न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट एग्रीमेंट किया था किसके साथ, USA के साथ, जिसके लिए उनको क्या मिला था, नोबेल पीस प्राइज मिला था। ठीक है, क्रिएटेड कंडीशन टू एंड द कोल्ड वॉर। इन्होंने ऐसे कंडीशन क्रिएट किए थे जिसकी वजह से क्या हुआ था, कोल्ड वॉर खत्म हो गई थी। और इंडिया फर्स्ट थर्ड वर्ल्ड कंट्री थी। फर्स्ट थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज कौन सी होती है, देखो फर्स्ट वर्ल्ड और सेकंड वर्ल्ड कंट्रीज कौन सी होगी, एक जो US को सपोर्ट करती है, एक जो रशिया को सपोर्ट करती है, ये मोस्ट ऑफ द डेवलप्ड नेशन है। लेकिन थर्ड वर्ल्ड कंट्री कौन कौन सी होती है, जो डेवलपिंग नेशन, जो लीस्ट डेवलप्ड नेशन है, उनको हम थर्ड कंट्री में लाते हैं। तो इनको हम ग्लोबल साउथ भी कहते हैं। थर्ड वर्ल्ड कंट्री, ग्लोबल साउथ, इनका एक ही मीनिंग है। इंडिया फर्स्ट थर्ड वर्ल्ड कंट्री थी जिसको लीज में मिली थी क्या, न्यूक्लियर सबमरीन। न्यूक्लियर सबमरीन ये मजाक की बात नहीं है। ठीक है, उस टाइम हमारे पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं थी, पर हमें न्यूक्लियर सबमरीन क्या मिली थी, सोवियत यूनियन से। और किसके अंडर वो दी गई थी, मिखाइल गोर्बेचर के अंडर। और इनको इंडिया में भी क्या हुआ है, एक अवार्ड मिला हुआ है, जो इंदिरा गांधी समथिंग अवार्ड मिला हुआ है। तो इसलिए ये आपसे पूछ सकते हैं कि मिखाइल गोर्बेचर जो है ये कौन है। ज्यादा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आपको अगर ये चीज याद रह जाए कम से कम, आपके लिए काफी होगा। देखो, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या, ये पब्लिश्ड बाय, पब्लिश कौन करता है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, विपो क्या करती है, इसको पब्लिश करती है। 22 जो 2022 की क्या, इसकी थीम क्या है, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ द इनोवेशन ड्रिवन ग्रोथ। देखो, थीम याद रख लेना, कभी कभी ये घटिया से क्वेश्चन डाल देते हैं। ठीक है, उनका कोई पता नहीं है, ये काफी ज्यादा इंडेक्स काफी जानी मानी है, तो इसके बारे में आपसे थीम भी पूछ सकते हैं। इंडियाज रैंकिंग इंप्रूव फ्रॉम 46 टू 40th रैंक। देखो, कोई भी चीज अगर क्या होती है, इंडिया की इंप्रूव होती है ना, तो चांसेस हैं कि उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये भी जो चीज बुरी हुई है उसके बारे में वो ना पूछे, लेकिन जो चीज अच्छी हुई है उसके बारे में वो आपसे पूछ सकते हैं। तभी आपको मिनिमम इंडिया की रैंकिंग 46 से 40th गई है, तो कम से कम आपके ये 3-4 आपको बुलेट पॉइंट याद होने चाहिए। और विपो के बारे में हम क्या जानते हैं, इज वन ऑफ द स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ UN। ठीक है, UN की क्या स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जेनेवा, स्विट्जरलैंड। ठीक है, बस ज्यादा आपको कुछ याद नहीं रखना, इतना आपको पता होना चाहिए। अब देखो, कुछ की पॉइंट्स हैं जो इन आपको क्या करना है, ज्यादा अंदर जाने की जरूरत नहीं है आपको। जो इन्फॉर्मेशन आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए, इन डेप्थ आपको कोई नॉलेज नहीं चाहिए। लाइक क्या, इन 2021 ग्लोबल 100 इंडेक्स, जो अभी हमारा ग्लोबल 100 इंडेक्स आया था, उसमें आपसे ज्यादा कुछ नहीं पूछेंगे, आपसे सिर्फ ये पूछ सकते हैं कि इंडिया की रैंकिंग कितनी है। देखो, इंडिया की रैंकिंग बहुत पैथेटिक है, मानते हैं, कितनी है, 101 आउट ऑफ 160 नेशन है, जिसमें से हमारी 101 रैंकिंग है ग्लोबल 100 इंडेक्स।
इंडिया के बन चुकी है 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, ठीक है। हमने सरपास किया था यूके को, अब हम क्या बन चुके हैं, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी। हमारे आगे जो 4 कंट्री है वो कौन सी है, यूएसए, इनकी लगभग 20 ट्रिलियन के आसपास होगी डॉलर इकोनॉमी, 21 के आसपास होगी। चाइना, इनकी 12 प्लस ही होगा, 13 ट्रिलियन डॉलर के आसपास होगी। जापान, इनकी भी होगी हार्डली कोई 7 ट्रिलियन के आसपास। और जर्मनी, इनकी भी 5 ट्रिलियन के आसपास होगी, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि हमसे जो 4 आगे हैं, यूएसए, चाइना, जापान, जर्मनी। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो आई थी, ठीक है, फॉर 2021 वाज रिलीज्ड विद द थीम। देखो आपको थीम थोड़ी बहुत याद रख लेना, क्योंकि ये जो कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स है ना, कम से कम उनकी थीम एक बार 2 बार देख के चले जाना लास्ट टाइम, ताकि आपके दिमाग में थोड़ी सी स्टक रहेगी, तो आपका क्वेश्चन ठीक हो जाता है। क्या, अनसर्टन टाइम्स, अनसेटल्ड लाइफ, शेपिंग आवर फ्यूचर इन अ ट्रांसफॉर्मिंग वर्ल्ड, ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है, ठीक है। अ डेक्लरेशन, धर्मशाला डेक्लरेशन, अगर आपसे पूछ सकते हैं कि धर्मशाला डेक्लरेशन क्या है, आपको ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, बस एक लाइन याद रख लो, क्या कि वाज अडॉप्टेड एट द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन टूरिज्म। मतलब अगर धर्मशाला डेक्लरेशन अगर आ गई और किसी भी ऑप्शन में आपको टूरिज्म के रिलेटेड कुछ भी मिल गया, सीधा उसको क्लिक कर दो। इसमें उन्होंने क्या किया है, कुछ किए हैं लॉन्ग आउट टर्म्स, कुछ गोल्स रखे होंगे, कुछ शॉर्ट टर्म गोल्स रखे होंगे फॉर द कंट्री इन द टूरिज्म सेक्टर। इंडिया ने भी कुछ लिए होंगे, लाइक हमने अपनी जो टूरिज्म सेक्टर उसको 1 ट्रिलियन इकोनॉमी, 1 ट्रिलियन कंट्रीब्यूशन तक पहुंचाना है, 1 बिलियन कंट्रीब्यूशन तक पहुंचाना है, इस टाइप के लिए हुए। लेकिन हमें गोल से कोई लेना देना नहीं है, हमारे इतने ज़्यादा इन डेप्थ में क्वेश्चन पूछे नहीं जाते। सिर्फ आपको क्या पता होना चाहिए कि धर्मशाला डिक्लेरेशन किसके रिलेटेड है, टूरिज्म के रिलेटेड, दैट्स इट। इससे ज़्यादा आपको बीच जाने की जरूरत नहीं है। फिर क्या आता है, हाइब्रिड और पार्ट टाइम मिलिटेंट। अब हाइब्रिड आपको वर्ड आ गया, मिलिटेंट तो टोकने की जरूरत नहीं है। हाइब्रिड कौन से हो गए, अगर आपने स्लीपर सेल्स के बारे में सुना हुआ है, सेम चीज है। क्या होते हैं, पीपल हु डू नॉट फिगर on the police records as ultras but are radicalized enough to carry out a terror strike and then slip back into the routine फैमिली, ठीक है। रिसेंटली हाइब्रिड मिलिटेंट अरेस्टेड इन जेएंडके। देखो जम्मू कश्मीर के रिलेटेड जो भी न्यूज हो जाती है ना, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब हाइब्रिड एक मिलिटेंट हो क्या गया, मतलब क्या कि अगर मान लो कि कोई एक ऐसा इंसान है जो नॉर्मल काम कर रहा है, दिन में अपने हर काम कर रहा है जैसे उसको करना चाहिए, अपने लिए जॉब में जाता है, वो अपनी फैमिली चला रहा है, हर चीज़ कर रहा है, और बीच में वो क्या करता है, बट दिमाग में उसका रेडिकलिज्म है, उसको लगता है कि मुझे टेरर अटैक करना चाहिए, ठीक है। वो क्या करेगा, बीच में जब उसको मौका मिलेगा टेरर अटैक करने का, अटैक करके वापस स्लिप होकर अपनी लाइफ में आ जाएगा, ताकि मुझे कोई पकड़े ना। और इस टाइप के जो स्लीपर सेल टाइप के टेररिस्ट होते हैं, उनको पकड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तभी आपसे कोई पूछे कि हाइब्रिड मिलिटेंट क्या होते हैं, तो आपको इसकी डेफिनेशन मिल चुकी है। क्यों ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि वही ऑब्वियसली बात है, अगर कोई भी न्यूज़ है जेएंडके के रिलेटेड तो आपको टर्म पता होना चाहिए। देखो, द सेंटर हैज सेट अ न्यू टारगेट ऑफ 40% रिडक्शन इन particulate matter concentration in cities covered under national clean air program। देखो आपको पता होना चाहिए क्या कि अगर वो पूछेंगे कि अभी सेंटर ने क्या किया, नया टारगेट लिया, उन्होंने बोला कि हमें 40% रिडक्शन करनी है किसमें, पर्टिकुलेट मैटर की कंसंट्रेशन में। बताओ वो किस स्कीम के अंडर बात की गई है, यहाँ पे आपको बोलना है नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, और कब तक, बाय 2026। आपके लिए डेट भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, और किस स्कीम के अंदर कर रहे हैं वो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये उन्होंने अपडेट किया हुआ है, क्योंकि पहले का गोल क्या था कि हमने बाय 2026 क्या करना है, 20 to 30% ऑफ रिडक्शन करनी है बाय 2024 तक, पर हमने बोला कि ये काम करते हैं, हम 40% तक चले जाते हैं बाय 2026, ठीक है। अब इसके बाद क्या आती है हमारी कुछ बायलैटरल एक्सरसाइजेज, ठीक है। आपको ये याद कर लेना, क्योंकि चांसेस हैं कि अगर आप इतने ज़्यादा आपके सीबीटी बेस्ड क्वेश्चन होने वाला है, आने वाले, तो आपके काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन वो डालेंगे। एटलीस्ट अगर उन्होंने 5 दिन एग्जाम भी लिया और 3-3 सेशन भी लगाए, तो आपको पता ही है कि मल्टीप्लाई करा दो इसको 120 के साथ, इतने सारे क्वेश्चन है, तो इस टाइप के बेकार क्वेश्चन वो डालेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल संप्रीति, इंडिया और बांग्लादेश के साथ आप इन डेप्थ नहीं जाना चाहते हो, इनके बारे में नहीं जानना चाहते हो कि संप्रीति कौन सी वाली है, जरूरत नहीं है। बस आप कम से कम ये देख लो संप्रीति इन 2 कंट्रीज के बीच है, किसके बीच है, इंडिया और बांग्लादेश के बीच। मित्र शक्ति, इंडिया और श्रीलंका के बीच है। मैत्री किसके बीच है, इंडिया थाईलैंड के बीच है। वज्र प्रहार, इंडिया यूएस के बीच है। युद्ध अभ्यास, इंडिया यूएस के बीच है। नोमैडिक एलिफेंट, इंडिया और मंगोलिया के बीच है। क्रूर शक्ति, इंडिया इंडोनेशिया के बीच है। शक्ति एक्सरसाइज किसके बीच है, इंडिया और फ्रांस के बीच है। धर्म गार्डियन, इंडिया और जापान के बीच है। सूर्य किरण, इंडिया और नेपाल के बीच है। हैंड इन हैंड, इंडिया और चाइना के बीच में है। सिम्बैक्स, इंडिया और सिंगापुर के बीच है। शक्ति, अच्छा ये हो गया ऑलरेडी, ठीक है।
कॉर्पेट इंडिया और थाईलैंड के बीच। अब आप इसे याद कैसे रख सकते हो? कुछ दिमाग में कुछ निमोनिक्स बना लो, कुछ कहानी बना लो, कुछ भी कर लो। अगर आप वो ऐसा कुछ बना लोगे तो आपको याद रखने में आसानी रहती है। लाइक आप रख सकते हो, देखो सूर्य किरण हो गया, इंडिया और नेपाल के बीच है। अब आप दिमाग में अपने क्या रखो, हिमालय कहाँ पर है? हिमालय से आपको पता है कि सबसे बड़ा पहाड़ है, तो वो कहाँ पर है? नेपाल में। तो जब सनराइज होगा तो सबसे पहले उसकी किरणें कहाँ पे आके पड़ेंगी? तो ऑब्वियसली बात है, जो सबसे बड़ी हाइट वाली चीज होती है, ठीक है, तो क्या पड़ रही है हिमालय के ऊपर? सूर्य किरण। तो किसके बीच हो गया? इंडिया और नेपाल के बीच। इस तरीके से आपको कभी उन्होंने सूर्य किरण बोल दिया, आपको याद रह जाएगा। फिर आ जाता है हमारा क्या? हैंड इन हैंड। जैसे हम नहीं बोलते थे हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई, ठीक है, तो भाई हैं तो वो हाथ में हाथ डाल के रखेंगे, बना पकड़ के रखेंगे। अगर हैंड इन हैंड की बात की गई है तो किसके बीच है? इंडिया और चाइना के बीच है, ठीक है। फिर हमारा हो गया वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास। आपको पता है कि यूएस एक ऐसी कंट्री है जो जब भी देखो कहीं ना कहीं लड़ती रहती है। कभी अफगानिस्तान में आके लड़ती है, कभी वियतनाम में जाके लड़ती है, कभी उन्होंने ईरान में अटैक कर दिया, कभी उन्होंने हर जगह अटैक करती है। अगर वज्र प्रहार, वज्र हम यूज कहाँ करते हैं? युद्ध में। हम युद्ध का अभ्यास कहाँ करते हैं? वार के टाइम। वो दोनों किसके साथ होगी? यूएसए के लिए, ठीक है। फिर आपकी आ गई शक्ति। शक्ति आपको याद रखना फ्रांस के साथ, ठीक है। गरुड़ शक्ति। अब देखो गरुड़ शक्ति में आप क्या कर सकते हो? अब आपको पता है इंडिया यहाँ पर है, तो इंडोनेशिया यहाँ पे नहीं होगा। अब वही बात है कि थोड़ा स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन लेनी पड़ेगी आपको। यहाँ पे देखो क्या, जो गरुड़ था, जो हिंदू मैथोलॉजी में जब रावण को लेके जा रहा था, सीता को लेके जा रहा था रावण, तब बीच गरुड़ ने आके उसको बचाने की कोशिश की थी, सीता माता को, ठीक है। तो आप कर सकते हो कि गरुड़ उड़ के जा रहा है कहाँ पे? इंडोनेशिया में। श्रीलंका नहीं जा रहा है, वो कहाँ जा रहा है? इंडोनेशिया में, क्योंकि इंडोनेशिया इस तरफ है। देन अगेन वो स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन, अगर आपको इससे कोई अच्छी बहुत आसान चीज मिलती है आप उसे भी कर सकते हो। तो गरुड़ शक्ति कहाँ की होगी है? इंडोनेशिया। अब देखो मित्र शक्ति। श्रीलंका हमारा क्या है? मित्र है, ठीक है, तो उसके लिए मित्र शक्ति आ गया। मैत्री, मैत्री, ठीक है, ठीक है। आपने कभी हमेशा सुना होगा कि थाईलैंड में पता ही नहीं चलता है कि कौन लड़का है तो कौन लड़की है। वहां पे जेंडर भी नहीं पता चलता है, क्योंकि वहां पे हर किसी ने सेक्स चेंज करा के रखा हुआ है। तो मैत्री मतलब क्या लिखा है? मैं स्त्री, ठीक है। वो बोल रही है क्या कि मैं स्त्री हूँ। वो किसके साथ कर रहे हैं? वो इंडिया और थाईलैंड के साथ। आप इस तरीके से याद रख सकते हो, कुछ कुछ भी बनाओ, फनी तरीके से बनाओ, बस आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। और क्या रह गया? नोमैडिक एलिफेंट। देखो मंगोलिया का रहने वाला था कौन? चिंगेज खान। उसने बहुत ज्यादा फाइट जीती हुई है। तो इमेजिन कर लो कि चिंगेज खान एक बहुत बड़ा फाइटर है, वो किस में बैठ के आ रहा है? एलिफेंट में बैठ के आ रहा है, ठीक है। नोमैडिक एलिफेंट किसके साथ होगी? इंडिया और मंगोलिया के साथ, ठीक है। और क्या रह गया हमारा? सिम्बेक्स। देखो सिम्बेक्स हो गया, एस तो सिंगापुर के लिए हो गया, आई इंडिया के लिए हो गया। आगे एक्सरसाइज बना दो इसको सिंपल तरीके से। कॉर्पेट, वो देन अगेन वो किसके साथ है? इंडिया थाईलैंड। आई थिंक हमारी मोस्ट ऑफ द संप्रीति। संप्रीति के लिए आप कुछ बना दो कि समन इज प्रीति, जो हमारा देखो इन बांग्लादेश, कोई आपको खूबसूरत अगर इंसान वहां पर दिख रहा है तो समन इज प्रीति देयर। इस तरीके से आप बता सकते हो। तो ऐसे आपको कर सकते हो, कम से कम आपको इन एक्सरसाइज के बारे में, बायलैटरल एक्सरसाइज के बारे में पता होना चाहिए। जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम ट्राइलैटरल और मल्टीलैटरल एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे। तो आज का आपका ये टारगेट है कि कम से कम आपको इतना पता होना चाहिए। अगर आप इनकी इन डेप्थ में नहीं जा सकते हो तो कम से कम आपको इतना पता होना चाहिए कि किस किस कंट्री के साथ है, ताकि एटलीस्ट एक से दो आंसर आपके क्या हो सके, आप एलिमिनेट कर सकें। तो आई थिंक आज के लिए सिर्फ इतना ही है। थैंक यू। अगर आपका कोई भी डाउट है आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये सितंबर महीने के थे, तो हम क्या करेंगे, एटलीस्ट जनवरी से लेके सितंबर महीने तक के हम सारे करंट खत्म कर देंगे। जो हमारा लास्ट लाया था वो हमारा कौन सा? अगस्त महीने का था। ये सितंबर महीने के, तो अभी हमने 3 से 4 महीने, 5 एक महीने के हमने क्या करने करंट और थोड़े से पढ़ने। तो सेशन इतना ही था। थैंक यू।